नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और तेलंगाना में प्रचार। महाराष्ट्र के लातूर में कहा, भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग पीएम पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। पीएम तेलंगाना के जहीराबाद में भी करेंगे चुनावी सभा। सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में, राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के खंडवा में की चुनावी रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में तो ममता बनर्जी ने मालदा में की चुनावी जनसभा। घर घर जाकर प्रचार में जुटे असदुद्दीन ओवैसी। सेक्स कांड में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पार्टी की बड़ी कार्रवाई। जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सदमा पहुंचाने वाला है जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना पर लगा आरोप। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े। फेक वीडियो मामले में कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, वीडियो बनाने में बीजेपी का है महारत हासिल। चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला जारी। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल और बांसुरी स्वराज ने नामांकन से पहले किया रोड शो। विधानसभा के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी भरा पर्चा। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज। एडमिरल डी.के. त्रिपाठी बने नए नौसेना प्रमुख। पदभार ग्रहण करने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद नायकों को दी श्रद्धांजलि। और बीसीसीआई ने की टी20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा। रोहित शर्मा होंगे कप्तान। हार्दिक पांड्या की दी गई उप कप्तान की जिम्मेदारी। टीम इंडिया में ऋषभ पंत की वापसी। और अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में इंडी गठबंधन की नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों को कांग्रेस शासन के उस दौर की याद दिलाई जब भारत में आतंकी हमला होने पर पाकिस्तान को डोजियर सौंपे जाते थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में डोजियर नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। कांग्रेस के उस दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा। डोजियर सौंपा, ये बहुत बड़ी खबर होती थी। हमारे कुछ ऐसे मीडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली बजाते थे, हाँ देखो डोजियर भेज दिया, मतलब घटना की फाइल भेजना। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुस करके मारता है। अब नए भारत की हेडलाइन होती है मिशन एलओसी। भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी। छपती है नहीं छपती है? साथियों, कांग्रेस ने अपने शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दिया था। तब की हेडलाइन होती थी, विकास दर एक बार फिर गिरी। ये खबरें होती थी, ये बैठे हैं सब यहां। 25 साल में सबसे खराब जीडीपी आंकड़ा। आज हेडलाइन होती है क्या? वो इस जमाने में होता था। आज हेडलाइन क्या होती है? भारत 2024 में दुनिया में
सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पीएम मोदी ने इससे पहले महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज दुनिया उस भारत को जानती है जो दुनिया के विकास को गति दे रहा है। पहले आतंकी हमला करके भाग जाते थे और कांग्रेस की सरकार रोती रहती थी, दुनिया भर में जाकर कहती थी बचाओ बचाओ बचाओ। पहले जिसे देखो भारत को आंख दिखाता था और कांग्रेस की सरकार क्या करती थी, अमन की आशा का राग आलापती थी। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार खुद ही कमजोर हो वो देश को कैसे मजबूती दे सकती है। कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, विश्वासघात विश्वासघात विश्वासघात। पीएम मोदी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी और उनकी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया है। सैम पित्रोदा द्वारा विरासत कर की वकालत किए जाने के बाद उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं हैं। वहीं ईवीएम, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप पर भी पीएम ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। लोकसभा के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच एक निजी मीडिया समूह को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के रुख की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के अहम सलाहकार सैम पित्रोदा द्वारा विरासत टैक्स की वकालत किए जाने के बाद उठे बवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे अब खुलकर सामने आ गए हैं। अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स पर। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है, वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भी उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। इस बीच सोमवार को महाराष्ट्र के सातारा में एक रैली में पीएम ने फेक वीडियो का मामला भी उठाया। पीएम ने कहा कि जो सामने से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वो फेक वीडियो फैला रहे हैं। आप तक सरकार का कोई कार्यक्रम पहुंच रहा है या नहीं, उस पर सुधार की गुंजाइश क्या है, ऐसी फीडबैक के लिए मैंने सोशल मीडिया का उपयोग किया है। लेकिन ताजा घटनाएं परेशान करने वाली है। लोकतंत्र प्रेमी हर व्यक्ति को शर्मसार करने वाली है। जो लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
गौरतलब है कि आरक्षण से जुड़े बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का एक फेक वीडियो प्रसारित किया गया, जिसे लेकर दिल्ली सहित कई राज्यों की पुलिस ने संज्ञान भी लिया है। असम में एक कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी भी की गई है। इसके साथ ही कुछ अन्य नेताओं के फेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए। इसे लेकर पीएम ने चुनाव आयोग से भी कार्रवाई की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल के वर्धमान में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ममता और उनके भतीजे के भ्रष्टाचार से पीड़ित है, इसलिए इस बार उनका जाना तय है। दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए। मैं बताने वाला हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है। आपको जाना है, तय कर दिया। वहीं अमित शाह ने संदेश खाली की घटना पर ममता पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार सभी अत्याचारियों को जेल में डालने का काम करेगी। संदेश खाली जैसी घटना दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिली। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए एक घुसपैठिए को संभालने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले सैकड़ों हजारों माताओं बहनों का शोषण करने का काम ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने। ममता दीदी, जिन्होंने संदेश खाली में ये अत्याचार किया है, वो सबको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मध्य प्रदेश के खंडवा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को समाप्त करने का मन बना लिया है। तो उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के लिए कांग्रेस के झंडों के तले हमने संघर्ष किया है। अब भारत को आजादी मिल गई है, लोकतंत्र की बहाली हो गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की इस बात को नहीं माना। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने अब ठान लिया है, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, अब हमारे देश की जनता कांग्रेस को समाप्त कर देने पर पूरी तरह से आमादा है, मेरा ऐसा पक्का विश्वास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फेक वीडियो को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है, इसके बजाय वे अपने बेईमान नेताओं का बचाव करने में अधिक रुचि रखते हैं। वे डीप फेक वीडियो अपलोड कर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। उनके जैसे राजनेताओं पर भरोसा करना कठिन है। What opposition has got to say? What is their agenda? What is their agenda and what is their hidden agenda? It becomes my responsibility, sir, to make you aware what is their agenda. Their agenda is only one. Prime Minister Modi says that we will remove corruption, and they say that we will try to save the corrupt people. They came out with the fake news, deep fake video. And what is most astonishing and what is the most sad part of it, and what is very, very alarming, is that this fake video was uploaded in the social media from Telangana's Chief Minister Revanth Reddy's phone. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अपनी हार देखकर भय और भ्रम फैलाने के लिए डीप फेक का सहारा ले रहा है। केंद्रीय मंत्री ने सवाल पूछा कि आखिर कौन है ये लोग और किन किन राजनीतिक दल से आते हैं। चुनाव से पहले से आशंकाएं लगाई जा रही थी कि जब विपक्ष इस चुनाव में अपनी हार देखेगा तो कभी झूठ,
तो कभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भय और भ्रम फैलाने का काम किया जाएगा। जब विपक्ष के बड़े नेताओं ने झूठ बोलकर प्रचार किया, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी उनको अपनी हार दिखती नजर आई, तो अब डीप फेक के प्रयोग पर उतर आए। आखिर कौन है ये लोग, कितने बड़े नेता हैं, किन किन राजनीतिक दलों से हैं? ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिरकार टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके जनता को क्यों गुमराह कर रहे, क्यों भ्रम फैला रहे और वोट के लिए कितना नीचे और गिरेंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने आज अपना नामांकन भर दिया। उन्होंने हिंजिली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नवीन पटनायक वर्तमान में भी इसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले वे ओडिशा के गंजाम जिले के मां तारा तारिणी पीठ में दर्शन करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि ओडिशा में 4 चरण में विधानसभा चुनाव होता है। राज्य में विधानसभा की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ बताते चलें कि इसमें चुनाव के लिए 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीप फेक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है। कांग्रेस की इस हरकत ने दिखा दिया है कि यही उनकी राजनीति है। And as you have seen in the recent video, goes to the extent of even manipulating a video and creating a deep fake. And I draw your attention to our Honorable Prime Minister cautioning everybody way back in January कि deep fakes are going to be misused by desperate political parties. और जो उन्होंने तब कहा, आज वो कांग्रेस प्रूव कर रहा है कि वो वही कर रहे हैं। जो आज HM ने दिखाया है, हमारे अमित भाई शाह ने, कि मिस वीडियो को मैनिपुलेट करके रिजर्वेशन के बारे में एक झूठ बोलना, यही कांग्रेस का राजनीति है, यही कांग्रेस का स्ट्रैटेजी है। और चुनावी रैलियों में राहुल गांधी की तरफ से नफरती भाषण देने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया था। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग को सोमवार 29 अप्रैल तक जवाब देना था, लेकिन कांग्रेस ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। इस पर खड़गे ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि चुनाव में ऐसे नोटिस मिलते रहते हैं। ये सबको मिलता, मेरे को भी मिला था, राहुल गांधी को मिला, हमने भी टाइम मांगा है। मैं तो 15 दिन का टाइम मांगा हूँ, राहुल गांधी को भी 15 दिन का टाइम मांगा हूँ, मैंने लिख के भेजा है। वो उनका भी ये चुनाव में होते रहता है और लोग सताने के लिए, और चुनाव में हम लोग घबरा जाके ये लोग इधर उधर हो जाए, इसलिए देते रहते हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार युद्ध में खुद को झोंक दिया है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी ने आज मालदा में चुनावी जनसभा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कानूनी तौर पर मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें सामने आती जा रही हैं।
जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने आईसीडी कमिश्नर को स्कूलों में बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी वितरण सुनिश्चित करते हुए केजरीवाल पर सख्त टिप्पणी की है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में सरकार चला पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का फैसला निजी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विद्यार्थी के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया जाए। जी हां, एमसीडी स्कूल में बच्चों को किताबें उपलब्ध न होने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद का कोई औपचारिक पद नहीं है। यह एक ऐसा पद है जहां सीएम को किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग, बीमारी आदि से निपटने के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहना पड़ता है। राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित यह मांग करते हैं कि इस पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अनुपलब्ध न हो। एमसीडी स्कूलों में मौजूदा नीतियों के अनुसार मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और यूनिफॉर्म जारी करना और साथ ही टूटी कुर्सियों और मेजों को बदलना एक जरूरी और तत्काल लिया जाने वाला निर्णय है, जिसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए जाने और उनकी याचिका को हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद पद पर बने रहने का निर्णय उनका निजी निर्णय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है तो छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा और उन्हें सत्र के पहले चरण यानी 1 अप्रैल से 10 मई तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और यूनिफॉर्म के बिना ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की अनुपलब्ध। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं तेलंगाना के जहीराबाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं। इसलिए उसको लगाम लगाने के लिए इस बार तेलंगाना से सभी भाजपा को जिता करके दिल्ली भेजो तो वो डरेगा और लगाम रहेगी। మిత్రులారా, ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే కొత్త పంత ఎంచుకున్నదో డబుల్ ఆర్ ట్యాక్స్ పేరు మీద తెలంగాణను దోచుకుంటున్నది కాబట్టి తెలంగాణ పూర్తిగా వినాశనమయ్యే ప్రమాదం ఏర్పడుతున్నది. గతంలో బీఆర్ఎస్ కూడా ఏ రకంగా అవినీతికి పాల్పడి రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నదో బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు తోడు దొంగలే, ఒక గూటి పక్షులే. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ ప్రజలు విముక్తి కావాలంటే బీజేపీని గెలిపించాలి. త్వరలో తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున బీజేపీ అభ్యర్థులను గెలిపించి తెలంగాణను ఆదుకోవాల్సిందిగా మీతో నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. साथियों, कांग्रेस पार्टी ने आपको लूटने के लिए एक और नया तरीका निकाला है। अगर कांग्रेस सरकार बनी तो ये लोग इनहेरिटेंस टैक्स लाने की बात कर रहे हैं, यानी आपकी जीवन भर की कमाई, आपने जो बचा करके रखा है, जिंदगी भर मेहनत करके जो कमाया है, और आपकी इच्छा है कि मरने के बाद ये आपकी संपत्ति, आपने जो कमाया है वो आपके संतानों को मिले। लेकिन कांग्रेस ऐसा टैक्स लाने वाली है कि अब आपने जो कमाया है वो पूरा का पूरा आपके बच्चों को नहीं दे सकेंगे। आधे से ज्यादा 55% ये कांग्रेस ने वसूल करने की योजना बना ली है। आपको कांग्रेस के इन खतरनाक इरादों से सावधान रहना है। మిత్రులారా, ఒకవేళ పొరపాటున కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినట్టయితే మన వారసత్వ ఏదైతే సంపద ఉన్నదో ఆ సంపద నుంచి కొత్త రకం పంత ఎంచుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తామంటున్నది. అది 55% మన సంపద నుంచి మన పిల్లలకు దక్కకుండా ఇవాళ కాంగ్రెస్ దాన్ని కాజేసేదానికి కుట్రలు కుతంత్రాలు పన్నుతా ఉన్నది. కాబట్టి ఈ భయానకమైనటువంటి నిర్ణయాల పట్ల మన ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. లేనట్లయితే మన తల్లిదండ్రులు సంపాదించినటువంటి ఈ ఆస్తిలో 55% ఈ కాంగ్రెస్ దోచుకునేదానికి ఇవాళ ఏదైతే పన్నాగం పడుతున్నదో మీరందరూ కూడా దీని పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. पहले
बीआरएस ने तेलंगाना को लूटा और अब कांग्रेस वाले लूट रहे हैं। आप देखिए, बीआरएस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इतना बड़ा स्कैम किया। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो सरकार बनने के बाद इसकी जांच करने की बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस कालेश्वरम स्कैम की फाइलें दबाकर बैठ गई। और जब बीआरएस सत्ता में थी तब उन्होंने कैश फॉर वोट मामले की जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया। మిత్రులారా, మొదట ఈ రాష్ట్రాన్ని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఏ రకంగా దోచుకున్నదో మనందరికీ తెలిసిందే. ఆనాడు కాళేశ్వరం యొక్క ప్రాజెక్టు పేరు మీద జరిగిన కుంభకోణము, ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగా కాళేశ్వరంలో బీఆర్ఎస్ దోచుకున్నదో ఆ రోజు మాట్లాడినటువంటి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సంబంధించినటువంటి ఫైళ్ళన్నీ కూడా తొక్కిపెట్టి ఏ రకంగా ఇవాళ ద్వంద్వ నీతి అవలంబిస్తున్నదో మనమందరం కూడా గమనిస్తా ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఏ రకంగా ఇద్దరు కూడా తోడు దొంగలు కాబట్టి ఒకరినొకరు కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. कांग्रेस बीआरएस दोनों अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही करप्शन रैकेट के मेंबर्स हैं। कांग्रेस बीआरएस का ये करप्शन रैकेट कहां तक फैला हुआ है ये दिल्ली के लीकर स्कैम से भी पता चलता है। दिल्ली में जिस पार्टी ने लीकर स्कैम किया उसमें बीआरएस के लोग शामिल निकले और उसी पार्टी से दिल्ली में कांग्रेस का अलायंस है। इसलिए जब इस स्कैम पर कार्रवाई हुई तो करप्शन रैकेट के ये सारे मेंबर्स एक दूसरे के समर्थन में आ गए। మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ వేరు కాదని తోడు దొంగలని చాలా స్పష్టంగా చెబుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ రెండు కూడా ఈ ర్యాకెట్ కమిటీలో ఇద్దరు కూడా సభ్యులే. ఢిల్లీలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో ఏ రకంగా ఒక పార్టీ అవినీతికి పాల్పడితే ఆ పార్టీతో కలిసి ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా మద్యం కుంభకోణంలో పాల్పడ్డదో అటువంటి పార్టీతో ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ఆ రకంగా అలయన్స్ లో కొనసాగుతూ ఉంటే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగా ఆ మద్యం కుంభకోణంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఢిల్లీ పార్టీతో అనుబంధంగా ఉంటే ఇవాళ బీఆర్ఎస్ వేరు కాదనే విషయాన్ని, కాంగ్రెస్ వేరు కాదనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సి నేను కోరుతా ఉన్నాను. बीजेपी किसान कल्याण को प्राथमिकता देती है, लेकिन कांग्रेस हमारे अन्नदाता को भी धोखा देने में पीछे नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनने के 100 डेज के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। पैडी पर 500 रुपये पर क्विंटल देने का वादा भी इन्होंने किया था। अब ये उस वादे के बारे में भी मुंह पे ताला लगा दिया है, बोलने को तैयार नहीं है। మిత్రులారా,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के जहीराबाद में चुनावी जनसभा कर रहे थे। विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो जनता की संपत्ति है, जो उनकी कमाई है, उसका 55% हिस्सा वो खुद ही ले लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे भारत को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा रही है और साथ ही उन्होंने कई और बातें भी कही कि कांग्रेस किसी भी तरह से विकास नहीं चाहती है। फिलहाल आज हमारे इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। जनवाणी का हमारा